हेलो एंड वेलकम टू पेपअप। जैसा कि आप सब जान सकते हैं कि एक नया नोटिफिकेशन आया है यूजीसी से, जिससे आने के बाद पूरा एक गेम चेंज हो चुका है। नेट का जो पेपर होता था पहले, वो सिर्फ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके जेआरएफ के लिए हो रहा था, लेकिन अब जो नेट का पेपर होने वाला है वो अब 3 चीज़ के लिए होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अब आपके लिए नेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। पहले नेट आपकी सिर्फ एक क्वालिफिकेशंस थी, सिर्फ एक क्राइटेरिया था जहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर और इवन आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन अब नेट एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तौर पे भी आपके सामने आने वाला है। जो नया नोटिफिकेशन आया है वो कुछ इस प्रकार है कि अब आपके एग्ज़ाम में आपके जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 3 कैटेगरी बनेगी। ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरी होगी आपकी, ठीक है, उसमें होगा क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आपका पीएचडी। ठीक, आपकी 3 कैटेगरी बनने वाली है। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले ये हो रहा था कि नेट का जो रिजल्ट आता था आपके पास, ठीक है, तो वहाँ पे नीचे परसेंटेज या परसेंटाइल के नीचे लिखा जाता था क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, पहले अभी तक आपका ये हो रहा था। ठीक है, क्या हुआ था कि पहले अभी तक जो नेट हो रहा था, अभी जून में जो हुआ है, जिनका रिजल्ट हुआ है, जिन्होंने जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है, तो उन्हीं के रिजल्ट में ये 2 लिख के आ रहा था। अब क्या हो चुका है, अब ये हो गया है कि अब आपके पास क्वालिफाइड फॉर पीएचडी भी लिख के आएगा। इसका मतलब 3 कैटेगरीज आपकी हो चुकी हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें है आप क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी। ठीक है, अभी तक पीएचडी के अपने हर इंस्टीट्यूशंस अपने एग्ज़ाम दे रहे थे। कुछ इंस्टीट्यूशंस गेट के मार्क्स के हिसाब से या अपने मार्क्स के हिसाब से आपका एडमिशन दे रहे थे। इससे पहले क्या हुआ था, फॉर एग्जांपल जेएनयू था, जेएनयू क्या कर रहा था, अपना जेएनयू ई के हिसाब से अपने मार्क्स ले रहा था, या डीयू अपना खुद का पेपर करा रहा था। आईआईटीज आईएम्स खुद अपने पेपर करवाते थे और उनके हिसाब से आपको क्वालिफिकेशंस आपके पीएचडी में एंट्रेंस मिलता था। ठीक है, अब क्या हो गया, आपको नेट स्कोर जो होने वाला है, ठीक है, जो आपका नेट का स्कोर होगा, तो वो डिसाइड करेगा कि आप किस 3 कैटेगरीज में फॉल करते हो। क्या आप कैटेगरी 1 जो मैंने बताया, कैटेगरी 2 बता देता हूँ मैं, क्या है, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, एंड जो कैटेगरी 3 है आपकी, उसमें लिखा है क्वालिफाइड फॉर ओनली पीएचडी। ठीक है, ओनली पीएचडी। ठीक है, तो अब आपके पास ओनली पीएचडी का भी एक सिंपल सा एक ऑप्शन आ चुका है। मतलब अब जो भी आपका नेट स्कोर होने वाला है, जो भी आपका नेट स्कोर होने वाला है, ठीक है, जो भी आपका नेट स्कोर होने वाला है, उसके हिसाब से तय होगा कि आप कौन सी कैटेगरीज में फॉल करोगे। ठीक है, क्या आप कैटेगरी
ए में फॉल करोगे या कैटेगरी 2 में फॉल करोगे, या आप नेट स्कोर के हिसाब से क्या होने वाला है, जितना भी आपके मार्क्स आएंगे वो आप 3 कैटेगरी के हिसाब से आप फॉल करने वाले हो। पहला, या तो आप कैटेगरी ए में फॉल करोगे, या तो कैटेगरी 2 में करोगे, या तो कैटेगरी 3 में करोगे। इसमें होने वाला है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फॉल करोगे तो आपको JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस आपको PhD मिलेगा। ठीक, यहाँ फॉर्म करोगे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस PhD मिलेगा, और यहाँ पे फॉर्म करोगे तो आपको ओनली PhD मिलेगा। तो आपका नेट स्कोर के हिसाब से आपको यहाँ पे डिसाइड होने वाला है कि आप किस रेंज में फॉल करने वाले हो। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा एक और जो सबसे अच्छी चीज़ हुई वो ये हुआ कि जो नेट का स्कोर होने वाला है वो अब आपके लिए 1 साल के लिए ही वैलिड होने वाला है। मतलब जो नेट का स्कोर होगा, ठीक है, जो नेट का स्कोर होगा वो आपका सिर्फ 1 ही साल के लिए वैलिड होगा। मतलब किसके लिए, ये 2 और 3 के लिए। ठीक, ये 2 और 3 के लिए। इतना तो आप लोगों ने समझा होगा, जब तक नोटिफिकेशन आया इतना तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं, मैंने ही बनाया था इस पर एक वीडियो, और इतना मैंने उसमें भी समझाया था कि ये खेल होने वाला है। अब हम देखते हैं कि इससे नेट पे क्या असर पड़ने वाला है, नेट का कैसे गेम चेंज होने वाला है, उसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, जो आपका नेट का एग्ज़ाम था इसमें पेपर 1, ठीक, पेपर 2 आता है। पेपर 1 जो आपका होता है उसमें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कम्युनिकेशंस, ICT, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्लस आपका मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये सब आपका आता है। मेन टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है कि जो भी आप किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स लाने वाले हैं। ठीक है, अब नेट का स्कोर कैसे देखा जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, होगा क्या कि जो बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है, जो बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करने वाले हैं, ठीक है, उनका क्या है, उनको इंटरव्यू देना नहीं, उनको सीधे इंटरव्यू देना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चे JRF क्वालिफाई करते हैं उनको एक एडवांटेज होता है कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में एज ऑफ नाउ नहीं जाते हैं, और मोस्टली वो सीधे इंटरव्यू में बैठते हैं, सीधे इंटरव्यू में बैठते हैं। ठीक है, तो उनको ये फ़ायदा होता है। ठीक है, उनके लिए तो अभी भी एक एडवांटेज ही है, उनके लिए अभी भी एक बहुत अच्छा मौका है अपने बेस्ट कॉलेज चुनने का। होगा क्या कि अब जो JRF का जो कट ऑफ हो जाएगा कि अब हर बच्चा नेट देगा। पहले क्या होता था कि जिस बच्चे को सीधे PhD करनी है उसको नहीं करना है नेट, उसको नहीं फंसना है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको PhD करके फॉरेन जाना है, पोस्ट डॉक्टरेट करना है या रिसर्च में ही रहना है, ठीक है, एकेडमिक्स में रहना है, तो वो नेट को इतना फोकस नहीं करते, वो PhD पे फोकस करते हैं। ठीक है, और नेट सबका निकलता भी नहीं है, वो सीधे PhD पे फोकस करते हैं, वो कहीं पे भी PhD ले लेते हैं। ठीक है, ताकि उनको एक मिनिमम स्टाइपेंड जो मिलती है हर इंस्टीट्यूशंस की, चाहे वो नॉन नेट हो या जो भी उनके कॉलेज की स्टाइपेंड हो, वो उसको अवेल कर पाएँ। अब क्या होगा कि ये PhD आप तभी ले पाओगे जब आप नेट क्वालिफाई करोगे, जब आप नेट को क्वालिफाई करोगे तब जाके आप PhD ले पाओगे। तो अब PhD में जाने का जो रास्ता है वही नेट के थ्रू होने वाला है। ठीक है, वही नेट के थ्रू आपका रास्ता होने वाला है। बिकॉज अब जो PhD में जाके जो बच्चे से एकेडमिक्स पे फोकस कर रहे थे और नेट पे इतना फोकस नहीं कर रहे,
नेट उनके लिए एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है, क्योंकि वो फिर अगर थिंक टैंक्स में काम करते हैं या अलग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, पीएचडी में एनरोल करने के बाद स्टाइपेंड देते हैं, अब वो भी उनसे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पीएचडी में जो ओवरलुक कर लेते हैं बच्चे, जो पीएचडी में 5-5 साल से ज़्यादा लगा देते हैं, 10 साल लगा देते हैं, और जो पीएचडी को इतने सीरियसली नहीं लेते, उनके लिए अब यूजीसी ने ऐसे बच्चों को साइडलाइन करने की सोची है। जब तक आप नेट क्वालिफाई नहीं करो तब तक आप पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं ले पाओ। इससे एक और चीज़ होगी, वो ये होगी कि जो नेट की जो वैल्यू है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है, नेट के एग्जामिनेशन की जो वैल्यू है वो अब बढ़ जाएगी। ठीक है, नेट के एग्जामिनेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, नेट आपका टफ हो जाएगा। अगर आप लोगों ने नवंबर दिसंबर 2023 दिया है, या जून वाला जो होता है, मई जून वाला 2023 पेपर दिया है नेट का, तो उनको पता है कि नेट अब टफ हो गया है, नेट अब बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछने लगा है, वो अब बेसिक से आगे हो गया है। इवन आपके पेपर 1 में भी, पेपर 1 जो बहुत खास है कि मैथ्स वाले बच्चों की, साइंस वाले बच्चों की और इंजीनियर्स की मैथ्स अच्छी होती है, उनका लॉजिकल रीजनिंग अच्छे होते हैं, तो वो यहाँ पर स्कोर कर लेते थे। लेकिन पेपर 2 में वो अभी भी एक एवरेज ही परफॉर्मेंस कर पाते हैं, ठीक, एवरेज ही परफॉर्मेंस कर पाते हैं। अब हुआ क्या है कि पेपर 1 में 2-3 चीज़ें आती हैं जो बहुत टफ थोड़ी बहुत कर दी गई हैं। एक है वो आपका डीआई है, ठीक, डीआई टफ नहीं है, लेकिन डीआई टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, डीआई में आपके 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, और वो आपका टफ हो गया है, वो टफ हो जाता है। ठीक है, वो मीडियम टू टफ की रेंज में आता है, मीडियम टू टफ की रेंज में आता है, तो वो अब क्या हो गया है, वो टफ हो गया है। उससे क्या होता है कि जो आपको 3 आवर्स मिलता है पेपर में सॉल्व करने का, ठीक है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है, वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, एफिशिएंसी आपकी कम हो जाती है। जब एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट होता है, ये मैंने आपको बताया, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है, खासकर की जो जैसे कि मैथ्स या साइंस सब्जेक्ट्स में वहाँ पर 2 वीक्स के आंसर्स पूछे जाते हैं, सॉल्व करना होता है वहाँ पे, तो उसका टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अब क्या होगा कि जो नेट का जो वैल्यू है, नेट की जो पेपर की जो इम्पोर्टेंस है, वो अब बढ़ जाएगी। अब नेट आपके लिए ऑलमोस्ट उतना ही एक जरूरी हो जाएगा जितना आप अदर एग्जामिनेशन पर तैयारी करते हो। अब आपको नेट को डेडिकेटली आपको इसको फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल सिर्फ आपको जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल हो रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो रहे हो, बल्कि यहाँ पे आप पीएचडी के लिए हो रहे हो, और पीएचडी आपके लिए कंपलसरी हो जाएगी अगर आपको एकेडमिक्स में ही जाना है। विदाउट पीएचडी तो एकेडमिक्स में जाना इम्पॉसिबल ही हो जाता है एक तरीके से। तो फिर अगर पीएचडी चाहिए तो आपको नेट निकालना पड़ेगा, नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फर्स्ट चीज़ है। दूसरा ये हो जाएगा कि नेट की एलिजिबिलिटी जो थी वो पिछले साल तक एक नोटिस आया था, यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही से आप नेट है आपको, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो एक जो डिफरेंस था नेट और पीएचडी में वो ये था कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो अभी तक क्या था, या तो आपके पास नेट होना चाहिए या तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, अभी ये था आपके पास, ठीक है, या तो आपके पास नेट हो या तो आपके पास पीएचडी हो, और जो आपका एपीआई होता है उसके हिसाब से आपका स्कोर क्या तय किया जाता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। मतलब आपकी एपीआई स्कोर के हिसाब से आपकी रैंकिंग तय होती है, आपकी एक लिस्ट बनती है, लिस्ट में आपका नाम तय होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो अब क्या है कि अब आप पीएचडी तो कर ही नहीं सकते अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अभी भी बच्चों के बीच में और एक्सपर्ट्स के बीच में, वो यही है कि अब इस जो फॉर्मूला, ये जो पूरा एक सीन था, इसका क्या होगा, ये थोड़ा सा अनक्लैरिफाइड है। दूसरा एक चीज़ जो अनक्लैरिफाइड है वो ये है कि
बहुत जगह यूजीसी ने उस सर्कुलर में कैन लिख रखा है, ठीक है। तो कैन तो एक कंपल्शन नहीं होता है, कैन तो एक एडवाइजरी टाइप का या एक प्रेफरेंशियल होता है कि आप चाहो तो कर सकते हो। तो देखते हैं इस साल बड़े इंस्टीट्यूशंस कैसे अपने एग्जामिनेशन करवाते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि अब यूजीसी एक सिंगल पेपर की तरफ फोकस कर रहा है। अगर आपने देखा होगा, ट्रेंड देखा होगा पिछले सालों से, तो CUET आया जिसने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन, स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को हटा के कॉमन पेपर कर दिया कि आपको पेपर निकालना ही पड़ेगा अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने मनमानी से एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से यूजीसी का जो एक मूड है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो है कॉमन पेपर का, ठीक है, कॉमन पेपर का, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहा है कि आप एक ही पेपर दो और एक ही पेपर नेट ही निकालो। नेट से आपको तीनों निकालने का मौका मिलेंगे। आप JER भी निकाल सकते हो, आप फर्स्ट टाइम प्रोफेसर भी बन सकते हो, और आप PhD भी कर सकते हो। आपको अलग अलग एग्जामिनेशन की अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है यूजीसी का वो यही है कि आप सिंगल पेपर पे या कॉमन पेपर पे जाओ और उसके बेसिस पे आप टेस्ट करो। बच्चों को इतना हर साल हर महीने डिस्टर्ब मत करो कि आप अब नेट आ गया, फिर PhD के लिए पढ़ना है, फिर JRF के लिए पढ़ना है, सिस्टम प्रोफेसर्स के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो उन सबको उन्होंने हटा के अब कॉमन पेपर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो था आज का। और भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स पे हमारे लिख सकता है। इसके साथ साथ यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस के फ्री नोट्स, यूजी के पॉलिटिकल साइंस के, PG के पॉलिटिकल साइंस के पूरे नोट्स फ्री में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेपअप सर्च मारना है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन पे उस पर लिंक दिया होगा। आप जाके ईज़िली यहाँ पे जाके आप हमारे फ्री नोट्स पा सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए जो सब्सक्राइब है। इसके साथ ही साथ किसी भी तरह के आपको हेल्प, गाइडेंस CUET UG को लेके या नेट को लेके चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए। हम बहुत जल्द हमारी ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस की यूजीसी नेट की सीरीज चल रही है, और बहुत जल्द हम CUET UG के लिए भी अपनी नई सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, share with your friends and like and comment, and till the next video, all the best.